गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इनवर्टिब्रेट्स की यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी में प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण और उसका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। संघ प्रोटोजोआ को इस प्रकार से प्रकाशित किया जाता है कि सूक्ष्मदर्शीय अकोशिकीय जंतु जो अकेले निवय बनाकर रहते हैं, जिसमें ऊतकों या अंगों का अभाव होता है, एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। निवय में भी सभी के एक समान होने पर भी ये मेटाजोआ से इस प्रकार भिन्न है कि निवय का हर एक जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है। ये प्रोटोजोआ की मोटी मोटी परिभाषा हो सकती है। संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों की यदि हम बात करें तो प्रोटोजोआ में आने वाले जंतु छोटे आकार के होते हैं। इतने छोटे आकार के होते हैं कि इनको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए ये छोटे और सूक्ष्म जंतुओं को इस संघ के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि प्रोटोजोआ में आने वाले प्रथम जंतु है, इसलिए ये सरलतम और आदिम प्रकार के जंतु होते हैं। इनके शरीर का संगठन सरलतम प्रकार का होता है। शरीर का संगठन जीवद्रव्य स्तर का संगठन में पाया जाता है। अकोशिकीय जंतु होते हैं, क्योंकि एक ही कोशिका जीवन की समस्त क्रियाओं को संपादित करती है, इसलिए अकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। इसमें अंगों और ऊतकों का अभाव होता है। शरीर नग्न होता है या फिर पेलिकल के द्वारा आवृत रहता है। कुछ प्ररूपों में सेल पाया जाता है, जबकि इनमें अंतःकंकाल उपस्थित रहता है। कुछ जीवों में ये एकल हो सकते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं। जब भी कॉलोनी बना के रहते हैं तो सभी एक समान और स्वतंत्र होते हैं। शरीर का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। ये गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, लंबे अथवा चट्टे होते हैं। शरीर में पाए जाने वाला जीवद्रव्य दो भागों में विभाजित होता है। बाहर वाला भाग बाहरी एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ वाला भीतरी एंडोप्लाज्म में विभाजित रहता है। जीवद्रव्य में एक से अधिक केंद्रक पाए जा सकते हैं। सभी केंद्र एक समान होंगे तो ये एक रूपी कहलाएगा, या केंद्रकों का आकार जब भिन्न भिन्न आकार होगा तो डायमॉर्फिक कहलाएंगे। केंद्रक जो होता है आशयी होते हैं, बड़े होते हैं। आशयी केंद्र में सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार या उभयोतल केंद्रिका पाई जाती है। ये केंद्रिका को हम एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम के चारों ओर केंद्रक द्रव्य भरा हुआ होता है, जिसे केंद्रक रस भी कहा जाता है। चलन के लिए इनमें कूटपात पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, कसाब पाए जा सकते हैं या चलन अंग अनुपस्थित होते हैं। इन्हीं चारों अवस्थाओं के आधार पर इसका आगे का वर्गीकरण तय होता है। इन जंतुओं में पोषण प्राणियों के समान हो सकता है, पादपों के समान हो सकता है, मृत जीवों के समान हो सकता है या परजीवी प्रकार का हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो पाचन है वो सभी अंतःकोशीय प्रकार का पाचन होता है। भोजन के लिए एक फूड वैक्यूल बनती है और उस फूड वैक्यूल के अंदर इसका पाचन होता है। शरीर में विसरण की क्रिया के द्वारा श्वसन होता है। श्वसन के लिए विसरण शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। इन जंतुओं में स्वच्छ जल में रहने वाले प्ररूपों में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, जो स्वच्छ जल को प्राशन नियमन के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकालती रहती है। उत्सर्जन भी श्वसन की भांति शरीर की सामान्य सतह के द्वारा विसरण के द्वारा होता है। कुछ रूपों में एक्टोप्लाज्म पाए जाते हैं। अस्थायी छिद्र के द्वारा कुछ रूपों में स्थायी साइटोपाइगी और साइटोस्टोम पाया जाता है। साइटोस्टोम के द्वारा पदार्थों को अंदर लिया जाता है और साइटोपाइगी के द्वारा औषधि पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जनन में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। जब अलैंगिक जनन होता है तो इसमें द्विविखंडन, बहुविखंडन, कलिका या स्पोर का निर्माण के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन युग्मक निर्माण की क्रिया के द्वारा या संयुग्मन के द्वारा होता है। जीवन वृत्त में पीढ़ियों का एकांतरण पाया जाता है, जिसमें अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्था होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए इनमें पुट्टी भवन पाया जाता है। इस पुट्टी भवन के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वितरित हो सकते हैं।
प्रोटोजोन्स में एक ही कोशिका का बना हुआ शरीर होता है। जीवन के आवश्यक सभी जैविक क्रिया इसी कोशिका में संपादित होती है। इसलिए इन जंतुओं में कार्य का विभाजन अनुपस्थित होता है, या फिर हम कहें तो सब सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर में पाया जाता है। प्रोटोजोन्स में जीवन के दो तरीके पाए जाते हैं। इनका जीवन स्वतंत्र जीवी के रूप में स्वच्छ जलीय या लवणीय जल में, आर्द्र स्थानों में, दूसरे जीवी के अंदर परजीवी के रूप में, बाह्य या आंतरिक परजीवी के रूप में, या सहभोजी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। संघ प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की समिति और प्रोटोजोआ के वर्गीकरण की समस्याओं की समिति ने प्रोटोजोआ को 4 उपसंघों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण BM हनीबर्ग 1964 के द्वारा दिए गए वर्णन पर आधारित है। ये 4 उपसंघ हैं: सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा और चौथा सीलियोस्पोरा है। सबसे पहला उपसंघ सार्कोमेस्टिकोफोरा है। सार्कोमेस्टिकोफोरा में नाम से विदित हो रहा है, इन जंतुओं में चलन अंग के रूप में या तो फूटपाथ पाए जाते हैं या फिर कसाब पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक सभी एक ही प्रकार का या समान आकार का होता है। स्पोरों का निर्माण इसमें अनुपस्थित होता है और जनन में सिंग में उपस्थित होती है। उपसंघ सार्कोमेस्टिकोफोरा में 3 सुपर क्लास आती हैं। ये 3 सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, ओपेलनाइडेटा और सार्कोडिना कहलाती है। पहली सुपर क्लास या आदि वर्ग मेस्टिकोफोरा, इसे फ्लैजेलेटा भी कहते हैं। वयस्कों में चलन अंग फ्लैजिला पाया जाता है और शरीर जो है पेलिकल के द्वारा आवृत होता है। इनमें द्विविखंडन जो होता है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन पाया जाता है। स्वतंत्र जीवी है और कुछ परजीवी है। इस मेस्टिकोफोरा सुपर क्लास को 2 वर्गों यानी कि 2 क्लासों में विभाजित किया जाता है। पहली क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा कहलाती है और दूसरी क्लास जूमेस्टिकोफोरा कहलाती है। जब हम फाइटोमेस्टिकोफोरा की बात करेंगे तो फाइटोमेस्टिकोफोरा में क्रोमेटोफोर्स यानी कि वर्णक पाए जाते हैं जो हरित लवक कहलाते हैं। इसमें 1 या 2 कसाब होते हैं। आशयी केंद्रक पाए जाता है। इसके 7 ऑर्डर हैं। इन 7 ऑर्डर्स को क्रासोमोनिडेना, जिसके अंतर्गत क्रिसमीबा आता है, ओक्रोमोनास और क्रोमोलिना आता है। दूसरा क्रिप्टोमोनिडेना, जिसमें किलोमोनास और क्रिप्टोमोनास आते हैं। फिर कोकोलिथोफोरिडा, जिसमें कोकोलिथस और रेप्डोस्पिरा आता है। चौथा ऑर्डर हिड्रोक्लोरिडा कहलाता है, जिसमें हिड्रोक्लोरिस और मिक्सोक्लोरिस आते हैं। 5वां ऑर्डर डाइनोफ्लेजेलिडा है। डाइनोफ्लेजेलिडा ऑर्डर में इसमें नोक्टिल्यूका और सिरिटेम आता है, जो हमारे सिलेबस में है, इसमें पढ़ना जरूरी है। डाइनोफ्लेजेलिडा में पाए जाने वाले जंतुओं में 2 कसाब पाए जाते हैं। इनमें एक अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित और एक दूसरे के पीछे स्थित कसाब रहता है। 2 कसाब पाए जाते हैं। शरीर सेल्यूलोज के आवरण से आवृत रहता है। इसमें एक खांच उपस्थित होती है। इसमें पाए जाने वाले क्रोमोटोफोर्स पीले या भूरे या हरे रंग के होते हैं। स्टार्च बुंदिकाओं के रूप में तेल संचित होता है। जटिल विकृतिका इसमें उपस्थित होती है, किंतु कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल नहीं पाई जाती है। डाइनोफ्लेजेलिडा ऑर्डर का नोक्टिल्यूका और सिरिटियम दोनों हमारे प्रैक्टिकल में भी है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। 6ठा ऑर्डर यूग्लिनिडा है, जिसमें यूग्लिना और पैरानीमा आता है। फिर 7वां ऑर्डर वोल्वोसीडा है, जिसके अंतर्गत वोल्वॉक्स और यूडोरिना आता है। दूसरी सब वर्ग या दूसरी क्लास इसकी जूमेस्टिकोफोरा कहलाती है। जूमेस्टिकोफोरा में क्रोमेटोफोर्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें 1 या अधिक कसाब हो सकते हैं या फिर अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। इस क्लास के सदस्य अधिकांश परजीवी होते हैं। इसके आने वाले ऑर्डरों में सबसे पहला कोएनोफ्लेजिलिडा है। इस कोएनोफ्लेजिलिडा के अंतर्गत प्रोटेरोस्पेंजिया आता है। ये प्रोटेरोस्पेंजिया प्रोटोजोआ और पोरोफिरा के बीच कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। दूसरा राइजोमेस्टिजिडा है, जिसमें मेस्टिक अमीबा और डाइपोमॉर्फा आता है। तीसरा ऑर्डर हाइपरमेस्टिजिडा है, जिसमें ट्राइको, निम्फा और लेप्टोमोनास आते हैं। चौथा ऑर्डर डिप्लोमोनेडिडा है, जिसमें जियार्डिया आता है। ये हमारे प्रैक्टिकल के रूप में महत्व का है, इसलिए हम देख सकते हैं जियार्डिया में 2 केंद्रक फ्लैजिला बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसमें 1 या 2 कसाब होते हैं। सहायक अंगों का एक समुच्चय उपस्थित होता है। ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है और
इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। पांचवा ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा है। काइनेटोप्लास्टिडा ऑर्डर के दो सब ऑर्डर भी है या उप ऑर्डर है। काइनेटोप्लास्टिडा में आने वाले सदस्यों में एक से अधिक प्रकार के कसाब पाए जाते हैं। इसमें स्वयं उत्पन्न करने वाले अंगक के रूप में काइनेटोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये अधिकांश परजीवी है और इसके दो उप ऑर्डर या सब ऑर्डर में बोडोमिना और ट्राइपेनोसोमेटिना आता है। बोडोमिना एक प्रारूपिक रूप से दो असमान कसाबों वाला है, जिसमें एक कसाब अग्र दिशा में और दूसरा पीछे की दिशा में दिष्ट रहता है और पीछे की दिशा में जो दिष्ट कसाब है उसके ऊपर एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। कुछ में काइनेटोप्लास्ट उपस्थित रहता है। परजीवी और स्वतंत्र रूप इसमें उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल बोर्डो है। इसी का दूसरा सब ऑर्डर ट्राइपेनोसोमेटिना कहलाता है। इसमें एक कसाब पाया जाता है। वो कसाब तरंगित कैगला या एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा शरीर से जुड़ा हुआ रहता है या फिर स्वतंत्र रह सकता है। इसके अंतर्गत आने वाले सदस्य सभी परजीवी है और दोनों ही सदस्य हमारे प्रायोगिक महत्व के हैं और एग्जाम्पल नाम है ट्रिपेनोसोमा और लिशमानिया। छठा ऑर्डर बाइकोसोइसेडा है, जिसके अंतर्गत स्वच्छ जलीय फ्लैजिलेट्स आते हैं जिनके ऊपर लोरिका का आवरण पाया जाता है, जिसमें दो कसाब होते हैं। एक कसाब स्वतंत्र होता है और एक कसाब शरीर में पीछे की ओर दिष्ट होता है और वो कवच से जुड़ा होता है। सेल पिंगुइका और प्रोटोडेंड्रोन इसके अंतर्गत आता है। सातवां ऑर्डर रिटोरटा मोनेडिना आता है, जो कीटों और कसूरियों के अनुमान में पाई जाने वाले परजीवी इसके अंतर्गत आते हैं। इसे किलोमेनोस इसका एग्जाम्पल है। आठवां ऑर्डर ऑक्सोमोनेडिना आता है, जिसमें ऑक्सीमोनार और पायरोनिमा ऑर्डर एग्जाम्पल्स हैं। नवा ऑर्डर ट्राइकोमोनेडिना है, जिसमें परजीवी फ्लैजिलेट्स आते हैं, जिसमें 4 से 6 खजाब होते हैं। एक कसाब पीछे की ओर लटकता हुआ पाया जाता है, उदाहरण ट्राइकोमोनास है। सुपर क्लास दूसरी सुपर क्लास ओपेलिनेटा या अधिवर्ग 2 ओपेलिनेटा। इसमें सीलिया के समान अंगक पाए जाते हैं जो शरीर पर तिरछी पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। इनमें साइटोस्टोम का अभाव होता है। इसमें पाए जाने वाले कई केंद्रक होते हैं, सभी केंद्रक समान प्रकार के होते हैं। इन सदस्यों में इंटरकाइनेटल बाइनरी फिशन पाया जाता है। कसाबित असमयुग्मकी सिंगमी पाई जाती है और सभी परजीवी होते हैं। ओपेलाइना इसके अंतर्गत आता है और इसके सदस्य बेकों और मेंढकों में परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा सुपर क्लास सार्कोडिना, जिसे अधिवर्ग 3 सार्कोडिना कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सदस्य कूटपाद के माध्यम से गमन करते हैं और कूटपाद के माध्यम के साथ गमन करने के साथ ही इनका जो शरीर का आकार है अनियमित होता है, अमीबीय प्रकार के होते हैं। किसी में कुछ सदस्यों के बाहर कठोर सेल या कवच का आवरण पाया जाता है। ये जंतु सामान्यतः बीजाणु का निर्माण नहीं करते हैं, किंतु युग्मकों का निर्माण करते हैं और कसाबित नवजात सामान्यतः इनमें उपस्थित होते हैं। सार्कोडिना सुपर क्लास के अंतर्गत 3 क्लास आती है, जो राइजोपोडिया, पायरोप्लास्मिया और एक्टिनोपोडिया कहलाती है। वर्ग एक राइजोपोडिया में 4 सब क्लासेस हैं, जिन्हें लोबोसिया, फिलोसिया, ग्रेनुलोरेटिकुलोसिया और माइसिटोजोइया कहते हैं। पायरोप्लास्मिया में कोई उपवर्ग नहीं है। एक्टिनोपोडिया में भी 4 उपवर्ग है। ये रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजुआ और प्रोटोमिक्सिडिया कहलाते हैं। पहली जो हमारी क्लास राइजोपोडिया है, उसमें चलन अंग के रूप में राइजोपोड्स यानी लोबोपोडिया या फिलोपोडिया प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं, लेकिन राइजोपोडिया नाम की क्लास के अंतर्गत एक्सोपोडिया प्रकार के कूटपाद नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सदस्य रेंगने वाले प्रारूप होते हैं। इसके जो 4 रूप बने हैं, उपवर्ग सब क्लासेस बनी है। इन 4 सब क्लासेस में लोबोसिया, फिलोसिया और ग्रेनुलोरेटिकुलोसिया है। सबसे पहले लोबोसिया को देखें तो इसमें प्रारूप प्रकार के लोबोस प्रकार के कूटपाद होते हैं। कुछ कम अवस्था में फिलिपार या जालिका रेटिकुलेट प्रकार के कूटपाद भी हो सकते हैं। लोबोसिया के अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर अमीबीडा है और दूसरा आर्सेनिलिडा है। अमीबीडा में अमीबा आता है, तो अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। एक्टोप्लाज्म में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी जंतु बहुत कम है। स्वतंत्र जीवी तो बहुत कम है, किंतु परजीवी होते हैं। अमीबा, पिलोमिक्सा और एंटमीबा इसके एग्जाम्पल है। आर्सेनिलिडा के ऊपर, शरीर के ऊपर टेस्ट पाया जाता है। ये दृढ़ बाहरी झिल्ली के द्वारा आवृत होता है और निश्चित केंद्रों छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों से इसके कूटपाद बाहर निकलते हैं और ये स्वतंत्र जीवी जंतु होते हैं। इसके एग्जाम्पल आर्सेला और डिफ्यूजिया है।
दूसरा उपवर्ग हमारे पास फिलोसिया आता है। फिलोसिया में जो जंतु है वो सूंड के या शाखित ब्रांच्ड कूटपात ब्रांच्ड सूडोपोडिया पाए जाते हैं। ये सूडोपोडिया या तो फिलोपोडिया प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन शायद ही कभी रेटिकुलर का निर्माण करते हो, रेटिकुलेट या जालिकावत हो। उदाहरण इसका ग्रोमिया और एलोग्रोमिया है। तीसरी सब क्लास ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया है। इसमें पाए जाने वाले जितने भी सदस्य हैं उनमें पाए जाने वाले कूटपात रेटिकुलोपोडिया प्रकार के होते हैं। इस रेटिकुलो या ग्रेन्युलो रेटिकुलोसिया सब क्लास का एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर कहलाता है फोरमिनीफेरिडा। ये प्रायोगिक महत्व का है, इसलिए इस पर हमें ध्यान देना है। इस जंतुओं के बाद चोल या टेस्ट पाया जाता है। एक से अधिक कक्षों में शरीर इसका विभाजित होता है। ये टेस्ट मुख्यतः काइटिन का बना होता है। कूटपात इस पर पाई जाने वाले छिद्रों या भित्ति के पाए जाने वाले परफोरेशन के द्वारा बाहर निकले होते हैं। जनन में अलैंगिक और लैंगिक पीढ़ी का एकांतरण होता है। इसमें पाए जाने वाले युग्मक जो होते हैं वो कसाबित होते हैं। कुछ जातियों में परिवर्तन में केंद्रक में डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल ग्लोबिजेराइना, एल्फिडियम या पॉलीस्टोमेला है। पॉलीस्टोमेला एक या एल्फिडियम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। चौथा उपवर्ग माइसिटोजोइया कहलाती है। इसमें अमीबीय प्रारूप वाली ट्रॉफिक अवस्थाएं पाई जाती है जो बहुकोशिकीय जैसा दिखाई पड़ती है। वास्तविक बहुकेंद्रीय प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। जीवन चक्र में जटिल लैंगिक विभाजन पाया जाता है। सामान्यतः स्पोरेंजिया का निर्माण होता है जिसमें स्पोर्स या बीजाणु बनते होते हैं और पोषण इनमें फेगोसाइटोसाइट्स के माध्यम से होता है। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडायोफोरा है। पायरोप्लाज्मिया दूसरा वर्ग है। इस पायरोप्लाज्मिया के अंतर्गत छोटे, गोल और दंड की आकृति वाली अमीबीय कशेरुका आते हैं। ये जंतु पायरोप्लाज्मिया के जंतु कशेरुकियों की लाल रुधिर कणिकाओं में परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इसका एग्जाम्पल बवेसिया है। इसमें कोई उपवर्ग नहीं है। तीसरी क्लास एक्टिनोपोडिया आती है। एक्टिनोपोडिया में 4 उपवर्ग है। एक्टिनोपोडिया में हम बात करेंगे तो वही कूटपाद होते हैं, लेकिन वो एक्सोपोडिया प्रकार के होते हैं। ये प्राथमिक रूप से स्थानबद्ध या तैरते हुए प्रारूप होता है। इसमें चोल उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। युग्मक कसाबित होता है। जनन में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है और इसके अंतर्गत 4 उपवर्ग आते हैं। ये 4 उपवर्ग रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजिया और प्रोटियोमिक्सिडिया कहलाते हैं। रेडियोलेरिया सबसे पहला उपवर्ग में एक केंद्रीय कैप्सूल होता है जिसमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इसमें सिलिकाओं का बना हुआ कंकाल उपस्थित रहता है। एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया प्रकार के इसमें कूटपाद होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कैप्सूल में बंद रहता है और प्रोटोप्लाज्म जो है एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म में पृथक पृथक बंधता है, केंद्रीय कैप्सूल पाया जाता है। तो ये सभी जंतु समुद्री होते हैं। थैलेसिकोला, कोलोजोम और लिथोसर्कस इसके एग्जाम्पल है। दूसरी सब क्लास एकेंथेरिया कहलाती है। इसमें छिद्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें काइटिनियस कंकाल नहीं होता है, लेकिन केंद्रीय कैप्सूल में भी छिद्र नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो सेल होता है वो स्ट्रोंगसियम सल्फेट का होता है। एक्सोपोडिया प्रकार के कूटपाद होते हैं और ये समुद्रवासी होते हैं और एकेंथोमिट्रा इसके अंतर्गत आता है। तीसरी सब क्लास हेलियोजोइया है। इसमें भी केंद्रीय कैप्सूल का अभाव होता है। शरीर इसका गोलाकार होता है जिससे विकिरणित होते हुए कूटपाद एक्सोपोडिया दिखाई देते हैं। सामान्यतः इसमें ये नेक्ड होते हैं। यदि इनमें कंकाल उपस्थित पाया जाता है तो वो सिलिका में सल्कों का बना हुआ होता है। इसमें एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं और ये अधिकांश जलीय होते हैं। इसका एग्जाम्पल एक्टिनोफ्रिस, एक्टिनोस्पिरियम और कैलेथ्रुलाइना कहलाते हैं। एक्टिनोफ्रिस और एक्टिनोस्पिरियम सूर्य जंतु कहलाते हैं। चौथा सब क्लास या उपवर्ग प्रोटियोमिक्सिडिया कहलाती है जो अधिकतर समुद्रवासी और जलीय शैवालों की आती है। कुछ पादपों में ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। प्रोटियोमिक्सिडिया में आने वाले जंतुओं में फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया प्रकार के कूटपाद पाए जाते हैं और वैम्पाइरेला इसका एग्जाम्पल है। दूसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ का स्पोरोजोआ कहलाता है। स्पोरोजोआ में चलन अंगों का अभाव होता है। इस उपसंघ के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु परजीवी होते हैं और ये बाहर की ओर सक्रिय रूप से जीवन व्यतीत नहीं करके इनके पोषियों में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके युग्मक में सीलिया या कसाब हो सकते हैं। इनमें सिंगेमी पाई जाती है और कई बीजाणुओं की उत्पत्ति होती है।
बीजाणु जो सरल प्रकार के होते हैं, इन बीजाणुओं से कई प्रकार के स्पोरोजोइड्स की उत्पन्न होती है। स्पोरोजोइड्स इसमें संक्रामक अवस्था होती है जिसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। उपसंग स्पोरोजोआ में 3 क्लासेज आती है। ये 3 क्लासेज टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया कहलाती है। सबसे पहले हम क्लास टीलोस्पोरिया की बात करें तो टीलोस्पोरिया क्लास को 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। पहली सब क्लास ग्रिगेराइना कहलाती है और दूसरी क्लास कोकिडिया कहलाती है। ये में कोकिडिया में एक यूकोकिडिया नाम का ऑर्डर है जिसके 2 सब ऑर्डर आइमेरेना और हीमोस्पोरेना कहलाते हैं। टॉक्सोप्लाज्मिया इसकी दूसरी क्लास है और तीसरी हेप्लोस्पोरिया है। टीलोस्पोरिया की हमने बात कर दी है, फिर भी थोड़ा कुछ वर्णन रह गया तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें कूटपाद नहीं पाए जाते हैं। इसमें गमन जो होता है वो विसर्पण या शरीर के संकुचन के द्वारा होता है। बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें कसाब जो होते हैं सूक्ष्म युग्मक पाए जाते हैं। जनन है लैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इसमें 2 उपवर्ग जो आते हैं, एक ग्रिगेराइना एक कोकिडिया कहलाता है। ग्रिगेराइना में जो वयस्क अवस्था होती है वो ट्रोफोजोइड कहलाती है। ग्रिगेराइना का ट्रोफोजोइड बड़े आकार का होता है और कोशिकाओं के बाहर जीवन को संपादित करता है। इसमें जनन पूर्णतया लैंगिक प्रकार का होता है और स्पोरोगोनी के द्वारा होता है। एक स्पोर जो होता है उससे 8 स्पोरोजोइड बनते हैं। अकशेरुक क्योंकि आहार नाल में और शरीर गुरुकाओं में ये परजीवी के रूप में उपस्थित रहता है। इसका उदाहरण ग्रिगेराइना, मोनोसिस्टिस और निमेटोसिस्टिस है। दूसरा उपवर्ग इसका कोकिडिया कहलाता है। कोकिडिया में भी मैच्योर अवस्था को हम ट्रोफोजोइड कहते हैं, लेकिन ये जो ट्रोफोजोइड होते हैं वो छोटे और इंट्रासेल्युलर या कोशिका के भीतर जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। आहार नाल और रक्त के परजीवी होते हैं। यह डाइमॉर्फिक गेमेटोसाइट्स इसमें पाई जाते हैं। स्पोरोजोइड उत्तकों में साइजोगोनी के द्वारा इसमें गुणन होता है। इसके जो 2 ऑर्डर है, एक यूकोकिडिया और एक आइमेरेना है। यूकोकिडिया में 2 सब ऑर्डर है। यूकोकिडिया में साइजोगोनी पाई जाती है, जीवन में लैंगिक और अलैंगिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती है। ये अकशेरुक और कशेरुक क्योंकि उपकला कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं के परजीवी है। 2 ऑर्डर है, आइमेरेना और हीमोस्पोरिना। आइमोरेना में जो गैमेट्स बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स। इनका इंडिपेंडेंट रूप से डेवलपमेंट होता है। इसमें एक सिज्जिकी अवस्था अनुपस्थित होती है। माइक्रोगैमेटोसाइट्स जो होता है उससे माइक्रोगैमेट्स उत्पन्न करती है। इसका जाइगोट जो होता है एक ही स्थान पर रहता है, अचल होता है और स्पोरोजोनी के समय में ये उशिष्ट आकार में नहीं बढ़ती है। स्पोरोजोइड से स्पोरोसिस्ट के द्वारा आवृत हो जाते हैं। ये आइमेरिया इसका एग्जाम्पल है। हीमोस्पोरिना के सदस्य ब्लड के परजीवी होते हैं। इसमें जो मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स का परिवर्तन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। इसमें भी इसमें सिज्जिकी प्रावस्था नहीं पाई जाती है। माइक्रोगैमेटोसाइट से माइक्रोगैमेट्स उत्पन्न होते हैं। इसमें जो जाइगोट बनता है वो चल प्रकार का होता है। स्पोरोगोनी के इसमें ऊसीड आकार में बढ़ती है। स्पोरोजोइड जो बनते हैं वो नग्न प्रकार के होते हैं और साइजोगोनी के द्वारा बनते हैं। ये कशेरुकों में तथा स्पोरोगोनी अकशेरुकों में संपादित होती है। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है जो हमारे लिए अधिक महत्व का है। दूसरा जिसके माध्यम से मलेरिया फैलता है। दूसरा इसका उप ऑर्डर टॉक्सोप्लाज्मिया है जिसमें स्पोर्स अनुपस्थित रहते हैं। फ्लैजिया या कूटपाद किसी भी प्रावस्था इसमें नहीं पाई जाती है। जनन इसमें द्विविखंडन के द्वारा होता है। सिस्ट का निर्माण होता है। केवल स्पोरोजोइड्स नेक्ड होते हैं। सार्कोसिस्टिस और टॉक्सोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। तीसरी क्लास इसका हेप्लोस्पोरिया है। इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और हमेशा अलैंगिक और साइजोगोनी इसमें उपस्थित होती है। कीलोस्पोरियम और थायोस्पोरियम इसके एग्जाम्पल है। अब बात आ जाती है हमारे पास तीसरा उपसंघ जो नीडोस्पोरा है। नीडोस्पोरा में भी चलन अंग उपस्थित होते हैं। इसमें भी स्पोर्स बनते हैं। इसमें स्पोर्स में कई कोशिकाएं उपस्थित होती है, एक या कई इसमें पोलर फिलामेंट्स निकलते हैं। ये पोलर फिलामेंट कुंदित धागे की समान संरचना होती है जो लंबी लंबी हो सकती है। एक या कई सार्कोप्लाज्म या स्पोरोप्लाज्म इसमें पाया जाता है जो स्पोरोजोइड के समान होते हैं। ये सभी भी परजीवी है। इसमें जाइगोट से एक या कई ट्रोफोजोइड्स का निर्माण होता है। ये ट्रोफोजोइड्स का निर्माण के बाद में स्पोरोगोनी होता है। इसमें 2 वर्ग पाए जाते हैं, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। मिक्सोस्पोरिडा में स्पोर्स की उत्पत्ति बहुकोशिकीय होती है। एक या कई स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं।
स्पोर्स में 2 या 3 वाल्व होते हैं। ये मछलियों में परजीवी के रूप में उपस्थित होती है। एग्जाम्पल मिक्सोबोलस और सिरेटोमिक्सा। माइक्रोस्पोरिडा में स्पोर्स की उत्पत्ति की दृष्टि से ये एक कोशिकीय होते हैं। पोलर फिलामेंट इसमें लंबा होता है, स्पोरोप्लाज्म से निकलता है, जिसमें एक ही वाल्व उपस्थित होता है। ये अंत्यकोशिकीय परजीवी है। ये साइटोजोइक होते हैं क्योंकि सेल का भक्षण करते हैं। आर्थ्रोपोडा और कशेरुकियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और एग्जाम्पल इसका नोसेमा है। चौथा उपसंघ फाइलम प्रोटोजोआ का सब फाइलम 4 सीलियोफोरा, उपसंघ 4 सीलियोफोरा आ जाता है। इसमें चलन अंग के रूप में सीलिया पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाने के कारण डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस कहलाता है। जो बड़े आकार का न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जो छोटे आकार का न्यूक्लियस होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इनमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जाता है। केंद्रकों के संयोजन से कॉन्जुगेशन होता है। इसके अलावा इसमें ऑटोगेमी और साइटोगेमी भी पाई जाती है। इसमें स्वतंत्र युग्मों की उत्पत्ति नहीं होती है। पोषण इसमें मिश्रित पोषी या विषम पोषी का अवतार होता है। कोशिका में एक सामान्यतः कोशिका मुख पाया जाता है जो साइटोस्टोम कहलाता है। इसके अंतर्गत एक ही वर्ग आता है जो सीलिएटा कहलाता है। वर्ग सीलिएटा में सदस्य सीलियाओं के माध्यम से गमन करते हैं, इसलिए इसमें सीलियर इकाई जीवन वर्ग की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होती है जो गमन या पोषण करने के लिए अंगक की भांति कार्य करती है। इन जंतुओं में पेलिकल के नीचे इंफ्रासीलियरी सिस्टम या अपक्षमाभी तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र सीलिया के आधार का है। सीलिया की जो बेसल बॉडी है उसके और अंधेरे तंतुओं के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई रहती है। अधिकांश सीलिएट्स में भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए साइटोस्टोम पाया जाता है जिसे कोशिका मुख कहते हैं। इसमें केंद्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक कायिक और दूसरा जननिक। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक ही वर्ग आता है जो सीलिएटा कहलाती है। सीलिएटा क्लास या वर्ग सीलिएटा की 4 उपवर्ग है या 4 सब क्लासेस जिसको हम कह सकते हैं। ये होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सक्टोरिया और स्पाइरोट्राइका कहलाती है। पहली सब क्लास होलोट्राइका है। इसमें शरीर सरल प्रकार का और सीलियाओं का एक समान शरीर पर वितरण होता है। मुख्य सीलिया उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। उपस्थित होने पर अस्पष्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत होलोट्राइका में 7 ऑर्डर आता है। पहला ऑर्डर जिम्नोस्टोमेटिडा है जिसमें कोलैप्स, डिलेटम, डिडिनियम और नेसुला आता है। दूसरा जीनस टाइकोस्टोमेटिडा आता है जिसमें कॉलपोडा और बेलेंटियम आता है। तीसरा ऑर्डर कोनोट्राइकीडा है जिसमें स्पायरोकोना और किलोडोकोना आता है। चौथा ऑर्डर एपोस्टोमेटिडा आता है जिसमें हाइलोफाइसा आता है। पांचवा ऑर्डर एस्टोमेटिडा है जिसमें एनोप्लेफाइरा और हैपिल्टोफाइरा आता है। छठा ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा है। ये हमारे लिए महत्व का है इसलिए इसको हम देख लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। हाइमेनोस्टोमेटा ऑर्डर में सीलिएट्स आते हैं। इन पर सीलिया का जो वितरण है वो शरीर पर समान प्रकार का होता है। एक मुख्य गुहिका पाई जाती है। मुख्य गुहिकाओं में एक तरंगित झिल्ली होती है और झिल्लियों पर जो अंदर की ओर एक एंडोरल क्षेत्र पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका कॉल्पिडियम, टेट्राइमेना और पैरामीशियम। थिग्मोट्राइकीडा में एग्जाम्पल थिग्मोफाइरा है और बोवेरिया है। पेरिट्राइकीडा दूसरी इसकी सब क्लास या उपवर्ग 2 है। इसके वयस्कों के शरीर में सीलिया नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शरीर के ऊपरी सिरे पर स्पष्ट मुख्य सीलिया पाए जाते हैं। इसमें अधिकांश वृत्त में जुड़े हुए सीलिएट्स आते हैं। इसके अंतर्गत आने वाला ऑर्डर पेरिट्राइकीडा कहलाता है। पेरिट्राइकीडा का एग्जाम्पल वोर्टिसेला और ट्राइकोडीना है। इसके वयस्कों के शरीर पर सीलियाओं का अभाव होता है, लेकिन शरीर के ऊपरी सिरे पर स्पष्ट मुख्य सीलिया पाए जाते हैं। अधिकांश व्रंत से जुड़े हुए सीलिएट्स इसके अंतर्गत आते हैं। चौथी सब क्लास सक्टोरिया है और सक्टोरिया में स्थिर व्रंत वाले सीलिएट्स आते हैं जिसके दूरस्थ सिरे पर कई स्पर्शक उपस्थित होते हैं। वयस्क अवस्था में सीलिया पूर्णतः अनुपस्थित होता है। सक्टोरिया में एक ऑर्डर सक्टोरीडा आता है और सक्टोरीडा का एग्जाम्पल एसिनेटा, पोडोफायरा और एफिलोटा आता है। चौथी सब क्लास स्पायरोट्राइका है। इसके सीलिया हरासित हो जाते हैं लेकिन मुख्य सीलिया विकसित होते हैं। स्पायरोट्राइकीडा में 6 ऑर्डर आते हैं। स्पायरोट्राइकीडा के जो 6 ऑर्डर हैं उनमें पहला है हेट्रोट्राइकीडा जिसमें बर्सेरिया, स्टेंटर, स्पायरोस्टोमम और निक्टोथेरस आते हैं। निक्टोथेरस हमारे लिए महत्व का है। ये भी एम्फीबियंस में परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। ओलिगोट्राइकीडा में अल्टरेरिया आता है। टिनटिनिडा में कोडोनेला और फेवेला आता है।
एंटोडाइनियोमॉर्फा में एंटोडीनियम और साइक्लोपोस्टियम आता है, और ओडोंटोस्टोमेटिडा में स्पेरोडीनियम आता है। हाइपरट्राइकीडा में यूप्लोटिस स्टेलोंकिया यूरोस्टेलर ऑक्सीट्राइका आता है। इस प्रकार संघ फाइलम प्रोटोजुआ का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके हमने सामान्य कैरेक्टर्स देख लिए हैं और क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में देख लिया है। हमारे जो प्रोटोजुआ का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टर्स अप टू क्लासेस तक है, लेकिन हमने ऑर्डर तक इसकी स्टडी कर दिया। इम्पोर्टेंट ऑर्डर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारा आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होते हैं।